श्रीकांत, आपकी शॉर्ट कॉल की अप्रोच में जब आप कहते हैं कि 16,800 16,900 की ट्रेजेक्टरी निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शायद रिलायंस निभाए। पुल बैक भी जनरेट इसी ने स्टॉक ने किया था 2 सेशंस में, और आज ये रिट्रेसमेंट भी स्पॉन्सर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मैं ये सारी की सारी बातचीत निफ्टी की पॉसिबल ट्रेजेक्टरी को गैस करने के मद्देनजर कर रहा हूँ। श्रीकांत, आपका रिलायंस पे व्यू? नो डाउट कि मार्केट के साथ रिलायंस में भी वीकनेस बना है, लेकिन अगर उस वीकनेस का अगर ओवरऑल अगर आप इंटेंसिटी देखते हो तो वो काफी कम है, यानी मार्केट के साथ गिर रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे उसे नहीं गिरना है। आई फील कि ये 2200 के करीब एक वापस सपोर्ट ले सकता है, या तो शायद उसके प्रीवियस लोस 2180 के करीब। तो यहाँ पे शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं है, बट यस, अगर यहाँ से कोई रिबाउंड अगर मिले तो शायद हम कुछ शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 2250 या 2260 के करीब विद स्टॉप लॉस एट 2280। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे शॉर्ट करने से बचे। शॉर्ट करने से बचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को फॉर द टाइमिंग। याद रखिएगा, कोई भी ट्रेड लें, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पोजिशनल कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल, अपनी एक निजी राय इस स्टॉक पे किसी भी दिशा के ट्रेड के लिए ज़रूर सम्मिलित करें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। खैर, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड से, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हटकर अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में बिग मार्केट वॉइस कड़ी में श्री दिलीप भट्ट जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट। दिलीप सर, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये सर बैंकों की टसल के बीच में आई थिंक जी पहले यूएस देन यूरोप, सबसे बड़ा प्राइस डैमेज आईटी में हुआ, और आईटी सबसे बड़ा प्राइस डैमेज झेल रहा है, और एक बार फिर से 3 मंथ लो पे निफ्टी आईटी खड़ा है। बट जिस प्रकार के नंबर्स एसेंचर ने दिए वो थोड़ा सा हमें आई थिंक कंफ्यूज करते हैं। आपने एसेंचर के नंबर्स को देखा होगा, उनकी हल्की से ट्रिम्ड गाइडेंस को सुना, पढ़ा। आप अप्रोच क्या रख रहे हैं इस वक्त? अगर लिक्विडिटी आपके पास है तो क्या इस डिप को आपको अप्रोच करना चाहिए, बाय करना चाहिए? आपके लिए पहला प्रश्न मेरा। देखिए, आईटी ने पहले से ही काफी हद तक वीकनेस बताई थी, और ये वीकनेस चल ही रहा था इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अदर सेक्टर्स वर परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल। अगर हम देखें कि बैंकिंग जो भी रिसेंटली जो कुछ भी उस पर इम्पैक्ट है, अदरवाइज आईटी वाज वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर इन द एंटायर इन ऑल द इंडस्ट्रीज। और अगर हम देखें कि एक्सेंचर का रिजल्ट्स ये उनमें कंफर्म कराता है कि आईटी में जरूर और भी घबराहट है, और भी फियर्स हैं, और भी हर्डल्स हैं, और भी इम्पेडिमेंट्स है। और जब तक वो प्रोस्पेक्ट्स एकदम क्लियर नहीं हो जाते इन टर्म्स के इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, मुझे लगता है कि आईटी में वीकनेस जरूर रहेगी, और इसमें कोई जल्दबाजी से आके बाय नहीं करेगा। हालांकि शायद दिस वुड बी द टाइम टू बाय, बट द क्वेश्चन इज वेदर वन हैज द पेशेंस टू होल्ड ऑन टू इट। मैं समझता हूं कि और एक 2-3 क्वार्टर शायद द नॉट सो पॉजिटिव कमेंट्स आईटी में आते रहेंगे, जिसका इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स में होते रहेगा। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि शायद इस लेवल से थोड़ा बहुत आप एसआईपी काइंड ऑफ बाइंग आईटी में कर सकते हैं, क्योंकि आईटी एक सेक्टर है जहां पर कंपनीज काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं, जहां हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो, आरओई सब बैठता है। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और एक 2-3 क्वार्टर लग सकता है, लेकिन जरूर ग्रेजुअल बाइंग इन एसआईपी वे आई रिकमेंड इन आईटी। ग्रेजुअल बाय इन एसआईपी वे लार्ज कैप आईटी में आप कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये जिस अमेंडमेंट की बात की गई, जिसके अंतर्गत जो डेट म्यूचुअल फंड है, जिसका इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अगर हटा दिया जाता है, वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और बजट में चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे अब एएमसी स्टॉक्स हों, जो एक हल्का सा टैक्स आर्बिट्राज था और जो टैक्स लीकेज था उसको भरने की कोशिश की गई है। ऐसे में एएमसी स्टॉक पे आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि जो फंड पॉसिबली जो एडवांटेज हमें मिल रहा था इंडेक्सेशन के, जब वो नहीं होगा, आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगर आप देखें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इसका फ्लो टूवर्ड्स एआईएफ्स या फिर एफडीज की तरफ बढ़ेगा, मोबिलाइज होगा? एएमसी स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त इस खबर के मद्देनजर?
आपने बहुत सही कहा कि शायद some of these things, the amendments which have been introduced, उनका एएमसी पे जरूर इम्पैक्ट आएगा और शायद टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आल्सो एआईएफ में एआईएफ की तरफ पैसा जाएगा और एआईएफ एज इट इज थोड़ा बहुत पॉपुलर और हो रहा है। हैविंग सेड दिस, अगर हम जरा और एक बड़े ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं ऑन अ स्लाइटली ब्रॉडर बेसिस, ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, तो ये एएमसीज में फ्लोज आते रहेंगे क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज वेरी लो और इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, लेकिन एएमसी स्टॉक ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस विल कंटिन्यू टू डू वेल। द ओनली कैविएट ओवर हियर इज दैट most of the AMCs which have a foreign participation, but they probably would be trying to sell some of the stakes in the Indian markets. But otherwise, AMC stocks on a longer term basis, जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए on a longer term basis as an annuity business. तो अगर आप देखें, आप मानते हैं कि वो एक शॉर्ट टर्म प्राइस डैमेज है, लेकिन शायद लॉन्गर टर्म में अभी भी आपको शायद बिल्कुल दरकिनार नहीं करना चाहिए। कुछ अंश आपका निवेशित लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर रहना चाहिए। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स 39633 ट्रेडिंग एट डे हाई ट्रेजेक्ट्री और जहाँ तक निफ्टी आईटी का सवाल है वो फिर से शूट अप करता हुआ, और जैसे कि मैं कह रहा था कि दैट 150 पॉइंट डिफरेंशियल जो डिप के बाद प्रीवियस क्लोज से मेंटेन रहा, वो अब तक अगर आप देखें तो एक अच्छा मूव दे रहा है। अच्छा दिलीप सर, बहुत दिनों बाद एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने एक मूव देखा है। कल आईटीसी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा वक्तव्य आया था कि टफ टाइम रिगार्डिंग आई थिंक इन्फ्लेशन वो शायद हम पीछे छोड़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। आप कैसे अप्रोच करेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स को ऐसे में? पर एक इशू और ये भी है कि आज से 10 दिन पहले या फिर हफ्ता भर पहले जो अनसीजनल रेन्स हुई हैं उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ऐसे में एफएमसीजी स्टॉक्स पे आपका टेक इस वक्त? मुझे लगता है एफएमसीजी स्टॉक्स में दो तरह की मार पड़ी थी। एक तो जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन था, एक कमोडिटी इन्फ्लेशन था और प्रोबेबली दे वर नॉट एबल टू पास ऑन द एंटायर प्राइस इंक्रीज टू द कंज्यूमर्स। और सेकेंड, अगर हम ओवरऑल देखें कि रूरल कंजम्पशन हैड कम डाउन क्वाइट अ बिट। तो रूरल कंजम्पशन जो एक around 7-8 years back it should be 1.5x to urban consumption, वो अब 1 के नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है ये दोनों शायद अगले 6-8 महीने में या 8 महीने के बाद इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। एक इन्फ्लेशन में आएगा और एक ओवरऑल रूरल कंजम्पशन में आ जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद एफएमसीजी स्टॉक्स एक can give about a 15-20% run at any given point of time as a momentum play, और वो भी रिस्क रिटर्न में यहाँ से रिस्क लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर चलने में शायद एक मोमेंटम उसको मिल सकता है। बट बेशक इसमें कोई दो राह नहीं है कि एफएमसीजी स्टॉक्स कंटिन्यू टू बी वैल्यूएशन वाइज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, मैंने एफएमसीजी पे बात की सर, आपसे आईटी पे बात की, एएमसी स्टॉक्स पे बात की। मैं इनफैक्ट कल भी हमारे साथ उज्जवल जी थे आईआईएफएल से, मैं उनसे एक प्रश्न पूछ रहा था कि लास्ट 1 साल में सर और करीब करीब 1.25 साल में मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, मतलब जिसमें आपने सोने को भी रखा हो, जिसमें आपने डेट को भी रखा हो, इक्विटी को रखा हो, वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देके गया। अब उसमें से एक अंश की बात करते हैं, दैट गोल्ड नाउ एट 60,000, और आप विश्व भर में कहीं पर भी आप एक ऐसी सेंस नहीं मिल रही कि हम इन्फ्लेशन के हायर एज को टेस्ट कर चुके हैं। अब ब्याज दरें यहाँ से रिड्यूस होंगे, स्पेशली यूएस में तो कह रहे हैं कि अभी 24 से पहले होगा ही नहीं। ऐसे में गोल्ड आप बिलीव करते हैं कि यहाँ से और डोमिनेट करेगा? आई मीन 57,000 जो प्रीवियस हाई क्रॉस किया, नाउ वी आर 60,000। आपके पास फर्म रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि अभी भी यहाँ से गोल्ड अच्छा करेगा, डोमिनेट करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास में जरूर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। लुकिंग एट द मैक्रो सिनेरियोज, अगर हम देखें कि शायद इन्फ्लेशन तो एक फैक्टर है, लेकिन जिस तरह से जो एसवीबी में जो हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक में जो हुआ, मुझे लगता है वो डर
बहुत कॉन्टेजियस होगा अक्रॉस यूएस एंड अक्रॉस ग्लोबल, जो हो रहा है अभी। और मुझे लगता है एज एन एसेट क्लास पीपल विल शिफ्ट देयर सेविंग्स, a part of their savings from banks to some asset precious metals, और वो precious metals में शायद gold will hold the dominance। मुझे लगता है जरूर गोल्ड में एज अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और पार्क करके रखना चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। यहाँ से रिटर्न देने की आई थिंक संभावना बहुत अच्छी है, प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी गुड, सो सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड आई फील विल पे ऑफ। गोल्ड यहाँ से डोमिनेट करेगा या फिर एटलीस्ट कम से कम स्विंग्स अच्छे होंगे, दिलीप सर का मानना यही है। अच्छा सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात भी कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा, बट हमने हिस्टोरिकली अपने बुल रन्स में डोमिनेट करते हुए देखा है B2 को। ये दो दिग्गज कंपनियां बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, लेकिन इस बार ये बहुत ही, अगर आप देखें, बुरी स्थिति में है। ऐसा क्यों है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में इस बार मार्केट्स इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं? ये B2 बहुत से लोगों का, इनफैक्ट बड़ा अंश इनको अपने लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करता है। इस नेगेटिव प्राइस परफॉर्मेंस का लास्ट एक साल में आप बड़ा कारण क्या मानते हैं और आपका व्यू क्या है इस प्राइस पे B2 में, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल पी रेशियोज आर कमिंग डाउन। और अगर हम देखें कि हाई पी स्टॉक्स हैव टू बेयर द बर्डन, और ये जो हम करेक्शन की बात करें इंडियन मार्केट्स में, हम यही देख रहे हैं कि ओवरऑल पीस पॉसिबली आर गेटिंग करेक्टेड। तो हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि कंपनी शायद अच्छे भी करेंगे लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि शायद उनके पीस बहुत हाई हैं। तो कमिंग बैक टू योर बजाज फाइनेंस एंड एलियांज, आई थिंक बजाज फिनसर्व, आई थिंक without any doubt they are going to fare very well। I think overall growth 20-22% के ऊपर ही रहेगा। मुझे लगता है उनके ROEs भी बहुत ही अच्छे हैं, ROEs भी बहुत अच्छे हैं, और शायद परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शायद दिक्कत आ रही है कि इट्स अ हाई पी स्टॉक, और मार्केट में हाई पी स्टॉक्स में काफी सोबरिंग डाउन हो रहे हैं। और मैं यही वजह मानता हूं कि बजाज शायद आगे भी चल के another 6 month 9 month possibly till the time this quantitative tightening continues, I think the sobering impact of fees will be felt on Bajaj Finance very prominent। ओके सर, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे। एक ऐसी थीम जिसने बहुत पैसा बना के दिया ड्यूरिंग कोविड, हर थीम धीरे धीरे कोलैप्स हुई। फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट में फार्मा कोलैप्स हुआ, देन IT कोलैप्स हुआ, देन केमिकल कोलैप्स हुआ। एक ऐसा अंश जिसने बहुत पैसा बना के दिया वो था रियल स्टेट एंसिलरी। उस वक्त वो अपना एक पहला घर या फिर अपना घर बड़ा करने की जो आई थिंक एक फीलिंग थी, उसका पूरा एडवांटेज लिया इन्होंने। बट अब इन EMIs पर, इन बढ़ी हुई EMIs पर रियल स्टेट भले ही गिरा हुआ हो ना हो, लेकिन रियल स्टेट एंसिलरी में पेन विजिबल है। आई थिंक मैं 2 दिन पहले सेंचुरी प्लाइज से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हाँ, डिमांड थोड़ी श्रिंक हुई है, और एक जो टेंडेंसी, एक फीलिंग थी टू मूव टुवर्ड्स ब्रांड रादर देन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, हायर प्राइसेस पे, वो भी थोड़ी सिंक हो रही है। तो रियल स्टेट एंसिलरी, फॉर इंस्टेंस एस्ट्रल, फॉर इंस्टेंस सेंचुरी प्लाई, फॉर इंस्टेंस पॉलीकैप, इन पे आपका टेक क्या है इस वक्त? क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अब? जहां तक ये सप्लायर्स टू रियल एस्टेट और एंसिलरीज टू रियल एस्टेट आर कंसर्न, मैं यही मानता हूं कि अभी भी डिमांड काफी अच्छा रहेगा इनके सेक्टर में। डिमांड विल बी वेरी गुड, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डिमांड फॉर रियल एस्टेट, स्पेशली द प्रीमियम हाउसेस, भले एक बंच ऑफ बाइंग हो गया तो शायद यहाँ से थोड़ा बहुत इट माइट ईज ऑफ, लेकिन ओवरऑल प्रीमियम सेक्टर बाइंग तो अभी भी काफी अच्छी चल रही है और शायद वो बनी रहेगी। हमने पिछले दिनों में ही देखा कि DLF ने एक लॉन्च किया, आई थिंक द टिकट साइज वाज ऑलमोस्ट 6 to 7 crores और दे सोल्ड ऑलमोस्ट 8,000 crores वर्थ ऑफ फ्लैट्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये एंसिलरी का डिमांड बना रहेगा, थोड़ा बहुत
आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इनमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए. Unless and until their fees become very expensive, I think otherwise one should remain invested. ओके दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर और सभी सेक्टर्स पे खुल के बातचीत करी. शुक्रिया सर और नमस्कार और हैव अ नाइस वीकेंड सर. बेहद खूबसूरत रहे आपका ये सप्ताह अंत, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर. जय नमस्कार सर. 39,564 निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे 28,232 2.25 अंक ऊपर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत और प्रशांत और आशीष जी और क्या कहते हैं गौरव जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सब स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखने के लिए. करीब करीब 39,564 निफ्टी आईटी 2.25 अंक ऊपर और निफ्टी करीब करीब 35 अंक नीचे नीरज जी को सौंप जाते हैं. नीरज जी, अभी तो कैंडल लाल है, पर उम्मीद करता हूं जब आपसे 2 बजे करूंगा बात तो ये हरी होगी. है हौसला आपको इस बात का? बिल्कुल है, क्यों नहीं है. आपने हरे रंग का रुमाल अगर जेब में रख दिया है तो मार्केट भी हरा होने. अच्छा, अभी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. अभी कर दूंगा. अभी कर दूंगा. बिल्कुल. हालांकि उठापटक है बाजार में, और ये जो नई घटना अच्छा डेट वाली आई है ना नीरज जी. हाँ नीरज जी, हाँ अच्छा ये बताइए, मैं पठान पे गलत तो नहीं था? नहीं, अभी मैंने 15 मिनट देखी है सिर्फ, तो मंडे को मैं आपको रिव्यू दूंगा. अभी अच्छा, वो हेलीकॉप्टर उड़ता देखा कि नहीं देखा? नहीं, अभी नहीं. हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखा कि नहीं देखा? ऐसे आगे बढ़ा के बस ठीक है, वो देख लीजिएगा एक बार. 15 मिनट देखिए, इसलिए मैं कोई व्यू नहीं दूंगा. मंडे को मैं आपको एकदम पक्का पूरा व्यू दूंगा कि वो फिल्म कैसी है, और हर्षिता भी देखेंगी पूरी फिल्म. तो अच्छा, एक वो बात करें. वो मैं एक बताऊं, वो जो आपकी बताई हुई थी वो हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई, हाँ, बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया ना, मजेदार कॉमेडी सीरीज और गजब गजब, अद्भुत अद्भुत, मजा आ गया. यस. और रॉकेट बॉयज 2 भी देखिएगा. अच्छा, वो भी अच्छी सीरीज है, रॉकेट बॉयज 2. ओके चलिए, तो चलिए अब शुरुआत एक की खान जाए. 10 के दमदार ट्रेड को यहीं खत्म करते हैं और नीरज जी शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन. हाँ, ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं. मार्केट अभी तो लाल में, कोशिश करते हैं कि ग्रीन में आए, और कुछ बातचीत करेंगे जो डेट म्यूचुअल फंड का इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म किया गया है उस पर भी. लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देखते हैं. बाजार में उतार चढ़ाव. निफ्टी